देखो तुम लोग जब A2 में जाओगे ना, अब लेट्स कंटिन्यू विद द एसिड बेसिस का थिंग। देखो पीएच की एक फॉर्मूला है, एएस में रिक्वायर्ड नहीं है, मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं मिटा दूंगा क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना है। इसको कहते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। ये हम A2 में जाके बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत कैलकुलेशन है A2 में जाके। एएस के बच्चे को इसकी कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो मैंने लिख के मिटा दिया इसलिए क्योंकि तुम लोगों को फॉर्मूला लिख दो ना तो तुम बाद में पूछते रहते हो कि सर ये कहाँ से आया, ये क्या करें, कुछ ना करें। आपको पीएच हाइड्रोजन आइंस के बारे में बता देता है कि हाइड्रोजन आइंस कितने ज्यादा हैं या कितने कम है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइंस होंगे उसका पीएच उतना लो होगा, जितने कम हाइड्रोजन आइंस होंगे उतना पीएच उसका हाई होगा, ठीक है। अच्छा जाहिर है हाइड्रोजन जब कम होता है ना तो OH की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो यूं समझ लो जितना OH ज्यादा होते हैं पीएच 7 से ऊपर होता है, जितने H प्लस होते हैं पीएच 7 से नीचे हो जाता है, ठीक है। एसिड्स का पीएच होता है बिलो 7, न्यूट्रल का पीएच होता है 7 और बेसिस का अल्कली का पीएच होता है ग्रेटर देन 7। ये बात तो पता है ना आपको, पक्की बात है। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। मैंने आपको दो कंटेनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, एक वीक एसिड दे दिया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने। किस तरीके से पता लगा सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? नंबर 1, नंबर 2, रुक जाए, नंबर 2, उसके अलावा इज देयर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट you would want to know about those acids? Understand the question? दो अननोन एसिड्स हैं, आपको मैं बता नहीं रहा कौन से हैं, दो अननोन एसिड्स हैं, एक स्ट्रॉन्गर है एक वीकर है, दोनों एक मैंने आपको एक एक बीकर में डाल के दे दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली पता लगाओ कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है। नंबर 1, तो मुझे तरीके बताओ पता लगाने के। नंबर 2, इज देयर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू वुड वांट टू नो अबाउट दोज एसिड्स? डोंट आस्क मी वो एसिड कौन सा है, नाम तो ज़रा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, तो वो तो स्ट्रेंथ ही पूछ ली ना आपने। हाउ फास्ट एंड एसोसिएटेड स्ट्रेंथ, हाँ वेरी गुड। एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों आपको ये चाहिए कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो उन्हें इक्वल कंसंट्रेशन में लेना होगा। अगर आपने इक्वल कंसंट्रेशन में नहीं लिया तो ये कंपैरिजन इवन नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। अक्सर बच्चे समझते हैं कि जो पीएच होता है ना वो एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। A2 में जाके तो हम खैर इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है कि पीएच आपको एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। पीएच आपको किसके बारे में बताता है? H प्लस आइंस की तादाद के बारे में, ठीक है। अब सुनो, अब पीएच दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो आप ये पूरी बातें समझ लें कि फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले द पीएच डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी वो कितना जल्दी डिसोसिएट या आयनाइज हो रहा है, ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन सर वो एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, वो है द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड या अल्कली, एसिड या अल्कली। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्यों। सपोज करो तुम्हारे पास एक कंटेनर है A, इसका पीएच है 2, और एक कंटेनर है B है, इसका पीएच है 1। आप O लेवल के बच्चे से पूछेंगे ना कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है तो वो कह देगा सर पीएच 1 वाला। लेकिन एक AS के स्टूडेंट को कहना चाहिए सर कंसंट्रेशन बराबर है दोनों की, तो अगर मैं कहूंगा हाँ बराबर हैं तो फिर तुम कहोगे जी सर फिर तो B स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बराबर नहीं है दोनों की तो जरूरी नहीं है कि फिर उसके बाद B स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स पीएच कैन बी मिसलीडिंग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, पहले तो मुझे एक दफा क्राइटेरिया बता दें, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता चलता है? वो कितना आयनाइज होता है, कितना डिसोसिएट होता है आइंस में, ऐसे ही है ना। सपोज करो
तुम्हारे पास 10 मोल्स ऑफ HCl है और 10 मोल्स ऑफ CH3COH है, तुम ये कैसे तय करोगे कि HCl स्ट्रॉन्गर है और CH3COH उसके मुकाबले में वीकर है? जोर से बोलो, बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हमने क्या लेवल से पढ़ा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे कंप्लीटली आयनाइज। तो अगर ये पूरा आयनाइज हो जाएगा तो ये 10H प्लस और 10Cl माइनस बनाएगा, ठीक हो गया। CH3COH पार्शियली आयनाइज होता है, पार्शियली का मतलब पूरा टूटता ही नहीं है। तो समझो जब इक्विलिब्रियम आया तुमने डाले तो 10, जब इक्विलिब्रियम आया तो उसमें से 4 तो इसके यानी इसमें से 4 टूट गए, तो आपके पास बने 4 CH3CO माइनस और 4H प्लस। आप कहेंगे सर बाकी 6 किधर हैं? बाकी 6 कहाँ हैं? सर बाकी 6 डिसोसिएट ही नहीं हुए, तभी तो वीक एसिड है। बाकी नहीं डिसोसिएट हुए 6 मोल्स, अनडिसोसिएट है, तभी तो वीक है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। समझ में आ गया? तो अगर मैं दोनों के बराबर बराबर अमाउंट लूंगा तो ज्यादा H प्लस आइन किस में है? HCl में। तो पीएच मीटर आपको बता देगा भाई ज्यादा H इधर है, इसका पीएच लोअर है। ये तो सही हो गया। लेकिन अब कभी कभार हम गलती क्या करते हैं, हम HCl लेते हैं 1 मोल और उसका ले लेते हैं 10 मोल। अब सर वो डिसोसिएट तो अभी भी पूरा होगा, लेकिन बनाएगा कितने? 1 मोल, उधर भी 1। अब पीएच मीटर को ये नहीं पता कि भाई ये एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो तो H गिनता है। तो अब जब पीएच मीटर की वैल्यू आएगी ना तो लोअर पीएच कौन दिखाएगा? CH3COH, क्योंकि वहां H प्लस की तादाद ज्यादा है, H प्लस की तादाद 4 है, इधर H प्लस की तादाद 1 है, तो पीएच इसका लोअर आएगा। मिसाल के तौर पर इसका पीएच आ गया 1, इसका पीएच आ गया 3, तो तुम तो कहोगे यार ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। नहीं सर, ये स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये तादाद में बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके अंदर H प्लस आइन बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भाई आप कहेंगे सर ये तो हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल गई। जी सर, पीएच के साथ यही प्रॉब्लम है। तो अगर पीएच या कोई भी और तरीका, मैं इसको अब कंक्लूड कर रहा हूं, तो इफ यू वांट टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, देन व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू टेक देम इन इक्वल कंसंट्रेशन। समझ में आ गया सबको मेरी बात? तो अब बताओ, तो अब जो मैं आपसे सवाल कर रहा था ना कि व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होनी चाहिए। सो देखो, इफ वी आर कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली, इवन एसिड और अल्कली, तो उसकी शर्त क्या है? और अल्कली, देन द कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल। अच्छा, ओ लेवल की किताबों में अक्सर, और मैं अक्सर वो किताबों को बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, ओ लेवल की किताबों के अंदर कभी कभार लिखा होता है, एक टेबल बना हुआ होता है, उसके अंदर लिखा होता है HCl का पीएच इतना, CH3COH का पीएच इतना, इसका पीएच इतना। एक तो उसके अंदर उनको एक एडिशनल जुमला लिखना चाहिए, और व्हाट कंसंट्रेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है 1 मोल पर DMQ। तो अगर कभी आपको यह कहे ना कि इसका पीएच इतना है और आगे कोई जुमला ना बोले, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाया करो कि वो 1 मोल पर DMQ की कंसंट्रेशन का है। ठीक है? बिकॉज स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन होती है 1 मोल पर DMQ। ओके, तो आमतौर पर हम ये कह देते हैं इसका पीएच 1 है या इतना है इतना है, तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि 1 मोल पर DMQ है। आइडियली तो लिखना चाहिए इसकी ये कंसंट्रेशन है। ठीक हो गई बात? सबको समझ आ गई मेरी बात? पक्का? चलो सर, अब आपको मैं सवाल अभी वहीं का वहीं रह गया, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या तरीके हैं एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए। एक तो मैंने आपको बता दिया पीएच। अच्छा, वैसे पीएच मेजर कौन करता है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पीएच इज पीएच मीटर। तो एक तो मैंने आपको बता दिया पीएच मीटर, और तरीके बताएं। लिटमस पेपर। अच्छा, लिटमस पेपर कैसे बताएगा? हाँ, कलर चेंज स्ट्रॉन्ग और वीक में कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है? नहीं, लिटमस नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हाउ टू, अच्छा यूनिवर्सल इंडिकेटर, पहले तो मैंने आपको बताया डिटरमिन द पीएच यूजिंग पीएच मीटर। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर होता है ना, वो आपको अप्रोक्सीमेट पीएच बता देता है, अप्रोक्सीमेट पीएच। और आपको काफी हद तक उसके कलर से अंदाजा हो जाता है पीएच का। मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है इसका एग्जैक्ट कलर्स का, उसको मैं दिखा देता हूँ।
ये वाला, ठीक है। इसको देखिए, इसके अंदर जो न्यूट्रल होता है ना वो ग्रीन होता है। अब जैसे जैसे सोल्यूशन एसिडिक होता जाता है ना, उसका कलर ग्रीन लाइट होते हैं, फिर येलो, फिर वो आप समझे ऑरेंज के शेड में जाना शुरू होता है, बेज, ऑरेंज, पिंक, और फिर रेड हो जाता है। तो ये, और अगर जैसे जैसे अल्कली स्ट्रॉन्गर होता जाता है ना, वैसे वैसे ये टर्कोइज से पेल ब्लू से डार्क ब्लू, फिर वायलेट, फिर पर्पल, ये अपना कलर। तो आपको कलर से अंदाजा हो जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो एक तरीका होगा पीएच मीटर इस्तेमाल करने का, दूसरा होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करने का। और कोई तरीका बताओ इसके अलावा, कोई रिएक्शन? उसके लिए कोई रिएक्शन वगैरह? सर किसी एसिड और मेटल का रिएक्शन करा दे, ठीक है, या मेटल कार्बोनेट से करा दें, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ज्यादा तेजी से गैस लिबरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, तो गैस लिबरेशन ज्यादा होगी। ठीक हो गया। और जो वीक एसिड्स हैं वो, या वीक अल्कलीज हैं जो, अच्छा अल्कली का तो रिएक्शन आप कार्बोनेट से नहीं कर सकते ना, अल्कली का किससे करेंगे अगर अल्कली की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो? देखो बेटा, जिससे भी करो ना उसके अंदर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए जिससे तुम्हें पता चले। जिस तरह इसके अंदर तो गैस लिबरेट होती है ना, अमोनियम सॉल्ट्स, वेरी गुड, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एन अल्कली कैन बी कंपेयर्ड विद रिएक्टिंग एसिड विद अमोनियम सॉल्ट्स, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट से तो अमोनिया बनती है, ठीक है, अमोनिया बनती है। नहीं, अमोनिया का रेट ऑफ एमिशन से पता चल जाएगा। जिसमें अमोनिया बहुत तेजी से एमिट होगी वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है, जिसमें अमोनिया स्लो रेट से एमिशन होगी वो वीक अल्कली है। तो मेटल या मेटल कार्बोनेट से एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं, गैस की लिबरेट होने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, जिसमें तेजी से एमिशन होती है वो स्ट्रॉन्गर होता है। और अल्कली के लिए हम किससे रिएक्ट करवा देते हैं? अमोनियम के सॉल्ट से, क्योंकि अमोनियम, याद है ना ये रिएक्शन क्या बनाता था? अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराते हो अल्कली का, तो सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। लेकिन बच्चों शर्त बार बार बता रहा हूं, शर्त क्या है? कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। एक और तरीका है पता लगाने का, वो ग्रेड 7th 8th 9th के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट भी तुम लोगों को स्कूल वूल में कभी कराए भी होंगे, साइंस फेयर वगैरह। एक और तरीका है, एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है, रिएक्शन नहीं है कोई। एक और तरीका है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच मीटर, रिएक्शन। इसके अलावा कंडक्टिविटी, सर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, गुड कंडक्टर्स। तो हम आमतौर पे एमीटर वगैरह लगा के ना हम उसकी कंडक्टिविटी डिटरमिन करते हैं कि वो करंट कितना फ्लो कर रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली, एसिड और अल्कली क्यों अच्छे कंडक्टर होंगे? सिंपल भाई, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आयन ज्यादा बनाएंगे, फुली डिसोसिएट होंगे। आयन जब ज्यादा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंडक्शन करते कौन है? आयन जी करते हैं ना। यार वो तुम लोगों ने कभी वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया था बचपन में? वो छोटी क्लास के बच्चे अक्सर करते हैं वो, कि आपने बल्ब जला के देखा, तो शुगर सोल्यूशन में अगर आप वो डालें इलेक्ट्रोड तो बल्ब नहीं जलता, एसिडिक में डालें तो जलता है। तो उसे हम कहते हैं यार ये जो है ना वो आयन, वो है क्या नाम है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। किया था ना ये बेटा? स्कूल में तुम पूरी फीस देते थे ना, तो पूरी पढ़ाई क्यों नहीं करके आए? लग नहीं रहा, तुम लोग 20% कम अदा कर देते पैसे, तभी तुम्हें पूरा पढ़ाया नहीं उन्होंने। यार ये तो हर हर बच्चा बच्चा यार एक्सपेरिमेंट करता है। नहीं किया था? बनी हुई थी। हाँ ये बात यार, ये तो ग्रेड 5 से मेरी बेटी ग्रेड 2 में है यार, वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाँ वो बात है, तो क्योंकि सिट्रस एसिड होता है तो वो बनाई थी ना, लेकिन कहाँ बनाई थी? साइंस एग्जीबिशन स्कूल में ही हुई है ना, टीचर नहीं करवाती थी, गंदी टीचर है। चलो टीचरों पर डाल दो तुम लोग। चलो भाई बहरहाल, सो एनीवेज, सो कंडक्टिविटी इज वन वे टू डिटरमिन क्या एसिड स्ट्रांग है या वीक है। ठीक हो गया भाई, ये पढ़ लें, कोई मसला है तो मुझे बता दें, ठीक है। चलो अब आखिरी पर आओ, पीएच कर्व्स। देखिए भाई, मेरा बड़ा शदीद एहतजाज है कि ये एएस में इन्होंने क्यों डाला है। इनको एएस में
दो चीजें नहीं डालनी चाहिए थी, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है और एक ये पीएच कर्व्स। ये भी सालों साल A2 में रहे हैं, पता नहीं इनको क्या तकलीफ उठी, इन्होंने जो है ना वो पिछले साल 2022 के अंदर उठा के इन्होंने पीएच कर्व्स AS में डाल दिए। अब प्रॉब्लम इनको पढ़ाने में यह है कि इसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें AS में हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो A2 के सिलेबस में है, तो उनको छोड़ छोड़ के ना इनको पढ़ाना जो है ना वो अधूरी बात होती है। बहरहाल अब जो है सो है, हमें पढ़ना तो है, तो करते हैं भाई पीएच कर्व्स। देखो पीएच कर्व्स का मतलब हमें टाइट्रेशन कर्व्स बनाने हैं, हम ये बेसिकली पीएच टाइट्रेशन कर्व्स हैं। चार तरह की टाइट्रेशन होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली। चलें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दो स्ट्रॉन्ग एसिड की, HCl। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली की एग्जांपल लो, NaOH। क्या बनाएगा? उठ जाओ बेटा, जाग लो तुम लोग भी। NaCl एंड वाटर, ठीक हो गया। चलो अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है आई हैव 25 cm³ ऑफ HCl और उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर dm³, ठीक है, एंड आई हैव 1 मोल पर dm³ NaOH of alkali. What volume of NaOH do I need for complete reaction? कितना अल्कली का वॉल्यूम इसके कंप्लीट टाइट्रेशन या कंप्लीट रिएक्शन के लिए चाहिए? 25। ये कैसे पता लगाया तुमने? मोल रेशो से। तुम लोग लैब के अंदर ये काम करते हो ना, एग्जामिनर तो तुम्हें क्वेश्चन में कहता है पहले मोल ऑफ एसिड निकालो, फिर उसे रेशो से मोल ऑफ अल्कली निकालो, फिर उससे आप उसकी वॉल्यूम निकालें, कंसंट्रेशन निकालें, करते हो ना लैब में काम। अच्छा, आमतौर पे तुम लोग लैब में क्या करते हो, तुम लोग टाइट्रेशन से वॉल्यूम निकाल लेते हो ब्यूरेट से, और फिर तुम लोग उससे कंसंट्रेशन निकालते हो। इसमें सपोज करो उल्टा है, इसके अंदर मैंने आपको कंसंट्रेशन दे दी और कहा वॉल्यूम निकालो, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे मैं निकाल सकता हूँ, बजाय इसके कि पहले मैं एसिड के मोल निकालूं, फिर रेशो से अल्कली के निकालूं, फिर उसकी कंसंट्रेशन निकालूं? कोई डायरेक्ट तरीका है? आप पढ़कर आए हैं, देखो मैं एक फॉर्मूला है C1V1 वाला, याद है फॉर्मूला तुम्हें? बताओ। C1V1 अपॉन N1 शाबाश इज इक्वल टू C2V2 अपॉन N2। आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि सर हमने C1V1 इज इक्वल टू C2V2 पढ़ा है, या N1 N2 नहीं पढ़ा, लेकिन ये N1 N2 जो है ना वो बेहतर होता है पढ़ना। देखो इसमें C1 क्या है, इसमें C1 है पहले वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन। अच्छा हमारे पास गिवन क्या है, HCl, तो देखो मैं डाटा क्या पुट कर रहा हूँ, N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब सुनो, C1 कितना है, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 1, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना है, मोल्स 1 है ना, सर ये 1, बैलेंस इक्वेशन के अंदर देखो ये 1, ये ठीक है, जो उसके अंदर बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू C2 1 है, V2 मुझे निकालना है, इसकी भी बैलेंस इक्वेशन में मोल कितने हैं 1, वही ना, यहाँ पर भी 1, ठीक है। यहां से आगे सर यहां से आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25। अब जरा मुझे इसको समझाओ, इसका मतलब 25 cm³ ऑफ NaOH is required to react completely with 25 cm³ ऑफ एसिड। इसको कहते हैं इक्विवेलेंस वॉल्यूम। देखो इसको न्यूट्रल पॉइंट मत कहो, अवॉइड करो कहना, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंस वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन जो आपको रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीटली रिएक्ट, अच्छा नॉट कंप्लीटली रिएक्ट, जो मोल्ड रेशो के हिसाब से, देखो आप इसको पढ़ो जरा, तो वॉल्यूम ऑफ द एसिड और अल्कली रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द मोल्स इन द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। वॉल्यूम कहलाता है इक्विवेलेंस वॉल्यूम, और जो पॉइंट होता है हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट है, यानी 25 cm³ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। 25 cm³ जब तुम NaOH का डालोगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये नीचे जो मैंने 4 बातें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है ना, वो pH 7 पे आ जाता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वीक एसिड और वीक एल्कली का इक्विवेलेंस पॉइंट भी 7 पे आ जाता है।
लेकिन अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली हो तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 7 नहीं होता, ग्रेटर देन 7 होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली हो तो उसका पीएच लेस देन 7 होता है। कौन एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों होता है? हालांकि इक्विवेलेंस का तो मतलब है कि आपने मोल बराबर डाल दिए, तो आप में से कौन मुझे समझाएगा कि भाई ये पीएच उसका हर वेग में 7 क्यों नहीं होता? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, जरा इसको प्लीज अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि बाकी पूरा गेम इसी का ही है। ठीक है, जरा पहले मेरी बात सुनो। पहले अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, अब मैं एक एक करके तुम्हें समझाता जाता हूँ। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, अल्कली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तुमने लेट्स सपोज ऐड किया, ये पीछे जो अमाउंट्स हैं तुमने ऐड किया, तो मोल बराबर हो गए एसिड और अल्कली के। जब इनके मोल्स बराबर हो गए एसिड और अल्कली के, तो जरा मुझे एक बात समझाइएगा, इसके मोल्स कितने, मोल्स ऑफ HCl कितने, कैसे निकालोगे? N इक्वल टू CD ना, कंसंट्रेशन 1 वॉल्यूम 25 डिवाइड बाय 1000। जरा बताना कितने मोल आ रहे हैं इसके? 0.025 मोल्स। ठीक है, अल्कली के मोल्स कितने आएंगे? वो भी इतने ही आएंगे। जरा पूरी बात ठीक से समझना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये बात अभी तो आसान लगेगी, आगे जाके इट कैन गेट अ बिट ट्रिकी। मोल्स ऑफ HCl and NaOH are equal, या they are in the mole ratio. So हम ये कहेंगे moles of HCl and moles of NaOH are equal, और इक्वल होने भी चाहिए क्योंकि उनका रेशियो भी 1:1 का है। क्या मोल्स ऑफ H प्लस और मोल्स ऑफ NaOH इक्वल हैं? और NaOH कह रहा हूं OH, क्या वो भी इक्वल हैं? जी इक्वल है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है तो वो भी फुली डिसोसिएट हो गया, अल्कली भी स्ट्रॉन्ग है वो भी फुली डिसोसिएट हो गया, तो इसका मतलब है उसने भी जितने HCl होंगे उतने H प्लस होंगे क्योंकि फुली डिसोसिएट हो गया, और जितने NaOH के मोल होंगे उतने OH के होंगे, फुली डिसोसिएट हो गया। तो जब H और OH बराबर हैं तो आपका क्या ख्याल है कि pH क्या होगा? 7 होगा, pH 7 होगा। यू गेट दिस? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर दोनों वीक हैं, अब सपोज करो दोनों ही वीक हैं, तो फिर तो भी भाई दोनों ही वीक है ना, तो अगर दोनों ही वीक हैं तो दोनों के H और OH बराबर ही होंगे। यानी अगर मैं इसकी जगह ये ले लेता हूं, सपोज करो, चलो इसकी जगह मैंने ले लिया CH3COH, ठीक है, और इसकी जगह ले लिया मैंने अमोनिया, इसकी जगह ले लिया अमोनिया। सर तो बात वही हो गई ना, इसके अंदर भी दोनों के मोल बराबर आ गए। अब दोनों के मोल बराबर हैं, किन दोनों की बात कर रहा हूं? CH3COH के और अमोनिया के। सर इसमें भी बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे इसके अंदर भी? क्योंकि दोनों वीक हैं। लेकिन अब आखिरी बात ठीक से समझ लेना, अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो, अब जरा ये रिएक्शन सुनो, CH3COH का NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है, अब जरा मुझे बताइएगा आप लोग, प्लस वाटर, ठीक है, जरा बताइएगा, इसका अगर 25 cm³ है और इसका 1 मोल पर DM³ है, और अगर उसका भी 25 cm³ है, तो उसका कितना आपको कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1:1 का रेशो है ना, तो अगर वॉल्यूम बराबर है तो कंसंट्रेशन भी बराबर होगी। अब मुझे सवाल सोच के जवाब देना, आर मोल्स ऑफ CH3COH इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH? यस दे आर, कैलकुलेट करके देख लें। बट क्या मोल्स ऑफ H प्लस आर इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस? आर दे? फिर क्या है, OH के ज्यादा होंगे? ऐसा क्यों यार, पीछे तो तुम कहते बराबर होंगे, जब पीछे वाली एग्जांपल दोनों की थी। इसमें ऐसा क्या हो गया कि NaOH के मोल तो बराबर हैं,
क्योंकि एसिड वीक है, आपने उसके मोल बेशक बराबर लिए हों, लेकिन वो क्योंकि पूरा टूटता नहीं है आयंस में, तो इस वजह से H+ की तादाद कम होती है। CH3COH के मोल तो उतने ही है जितने NaOH के हैं, बट पूरा डिसोसिएट नहीं होता। तो जब वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता तो मोल्स कम बनाता है, जब मोल्स कम बनाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, H+ आयन कम हो गया। अब मुझे बताओ, इसके सोल्यूशन के अंदर ज्यादा H होंगे या OH होंगे? तो आपका क्या ख्याल है, pH 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग होता और अल्कली वीक होता, दोनों के मोल बेशक बराबर होते, तो उसके अंदर ज्यादा क्या होता है, एक्सेस आयंस। ये बात समझ में आई? तो हालांकि आप कहेंगे सर लेकिन जो वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ, जो वॉल्यूम है सर, मोल के हिसाब से तो दोनों बराबर मोल है, बट सर मोल बराबर होने से जरूरी नहीं H और OH बराबर हो। तो अब तुम लोगों को ये पूरी बात समझ में आई जो पीछे ये लिखा हुआ है? अब आ गई। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि मोल्स तो बराबर हैं एसिड और अल्कली के अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, गिवन मोल रेशो, लेकिन जरूरी नहीं है H और OH के भी मोल बराबर। ठीक है, सो H और OH के होने की वजह से ये होता है। ये क्लियर हो गया? चलो अब देखो पीएच कर्व्स पर आते हैं फाइनली। अब या चलो बस इसको कल, फिर पीएच कर्व्स को कल ही स्टार्ट करेंगे। तुम लोग आधे से ज्यादा तो गिर चुके हो, जो बाकी बचे हुए वो अभी गिर जाओगे कल।